खैर मकदम है आप सभी का एक बार और नेशन इन्फो हब के इस हफ्तेवार सीरीज में, जिसमें हम आपके लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हम आपको बार बार याद दिलाते रहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं। उसी के तहत पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 16 को देखा था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आता है और फंडामेंटल राइट शुरू होता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसमें अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और जब हमने पिछला वीडियो किया था तो उसमें हमने आर्टिकल 16 को टच किया था और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 तक देख लिया था। और आज हम उसी चीज़ को आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जिस हिसाब से आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 है, उसी हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो कि 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1995 का। इसके तहत दो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके रिजर्वेशंस की बात की गई थी, वो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके और उनकी स्थिति में सुधार लाई जा सके। क्योंकि जब हमने केस देखा था इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें एक स्लैब लगा दिया गया था कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, ताकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। लेकिन हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ है और हम सभी को ये बात खूब मालूम है कि हमारे देश में अलग अलग समाज के हिस्से हैं, जो पार्ट हैं उनको डिवाइड किया गया है और उनको कम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जिनको बहुत ही दबाया गया। गुजरे वक्त में या पहले के दौर में ये बहुत हुआ है कि नीची जाति के होने की वजह से इन लोगों को अच्छी तरह से मौका नहीं दिया गया और ये आगे अपने आप को नहीं बढ़ा सके या इनकी तरक्की नहीं हो पाई सही से। साथ ही साथ जब ये 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो उसमें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों को सरकारी कामों में, सरकारी ऑफिसेज में या सरकारी कार्यालयों में उनको रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, उनको आगे बढ़ाने की बात की गई, उनको बताया गया, उनके लिए बोला गया। और इसी तहत जब ये 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में एक क्लॉज और जोड़ गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। तो ये 77th अमेंडमेंट था जो कि 1995 में आया। फिर आता है 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। अब हुआ ये कि जैसे ही हमने आपको बताया कि 1995 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 77, उसके बाद फिर एक बार सवाल उठाया गया, फिर उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ और फिर आया 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 का। इसके तहत बताया गया कि जो 50% का स्लैब लगा दिया गया था रेगुलर रिजर्वेशंस पे, उसके बाद बात ये आई थी कि वैकेंसीज कुछ खाली रह गई थी पिछले साल की। तो यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में ये बात बोला गया कि गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है उसको इस बात की परमिशन दी गई कि वो पिछले साल की वैकेंसीज जो है उसको फुल करे और आगे उसके साथ काम करे, और इसी को कैरी फॉरवर्ड रूल के नाम से भी जाना गया। एक बहुत ही अहम केस है, वो है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये आप ऑल इंडिया रिपोर्टर 2007 सुप्रीम कोर्ट एडिशन पेज नंबर 71 में देख सकते हैं। इसमें जो सवाल उठाया गया था वो था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेके कि उनके बीच में जो नॉन क्रीमी लेयर्स है उसके कंसेप्ट को लेके बात की गई। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बात भी बोला गया कि जो स्टेट है वो एक क्वान्टिफाइबल डाटा लेके आए, एक ऐसा डाटा लेके आए जिससे वो प्रूव कर सके कि ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या हमारे समाज का जो हिस्सा है वो बैकवर्ड आता है, मतलब कि उनके बीच में बैकवर्डनेस है, वो पिछड़े हुए हैं। और जब तक आप इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर देते आप उनको रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी केस हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि इसी के बल पर बताया गया आगे और एक कमेटी का गठन किया गया, वो था जस्टिस राम नंदन कमेटी। जब जस्टिस राम नंदन कमेटी का गठन किया गया 1993 में, तो उनके लिए जो मेन टास्क दिया गया वो ये था कि उनको रिपोर्ट तैयार करना था, वो भी इस चीज़ के ऊपर कि क्रीमी लेयर में कौन आते हैं और बैकवर्ड क्लासेस से कौन आते हैं, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है।
मतलब कि एक ही समाज में हो सकता है कि वो लोग पहले बैकवर्ड में हो, लेकिन आने वाले दौर में उनकी स्थिति अच्छी हो गई हो और वो क्रीमी लेयर में आगे हो, मतलब कि बैकवर्डनेस से आगे या पिछड़े वर्ग से ऊपर उठ चुके हों। तो यहाँ पे जस्टिस रामनंदन कमेटी का रिपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी हो गया, और इसी रिपोर्ट के बल पे 1993 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया, और उसका काम था कि कास्ट और इन सब लोगों को देखना था और बताना था कि उनके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेकर कि किनको इंक्लूड किया जाए और किनको एक्सक्लूड किया जाए, मतलब कि किन लोगों को बैकवर्ड क्लासेस के अंदर रखा जाए या किन कास्ट को बैकवर्ड क्लास के अंदर रखा जाए और किन को बैकवर्ड क्लास से ऊपर बताया जाए कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं। जस्टिस रामनंदन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें एक बात और वाज़ेह किया गया या बताया गया, वो साफ साफ ये बोला गया कि जिन भी ओबीसी बच्चों के पेरेंट्स प्रेसिडेंट हैं, जज है या सरकारी कामों में लगे हुए हैं या किसी ऐसे पोस्ट पे हैं जैसे कि वो मेडिकल में हो या कंसल्टेंसी में हो या लॉ में हो या किसी और डिपार्टमेंट में हो जहाँ पे उनकी स्थिति अच्छी हो गई हो, या आर्मी में हो, कॉलोनल के ऊपर के दर्जे के हो, जिनका लगातार 3 साल तक सालाना इनकम जो है 1 से 6 लाख के बीच में है, वो जो है उनको नॉन क्रीमी लेयर में से हटा दिया जाए और उनको क्रीमी लेयर में लाया जाए, और उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि ये ओबीसी के बच्चे जो हैं इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इनकी स्थिति में ऑलरेडी सुधार हो चुकी है। तो ये था जस्टिस रामनंदन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार की बातें, जिसमें बताया गया कि किस हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहिए और कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच में। तो हमने आपको बताया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में बना, लेकिन जब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का काम ये था कि उनको जो शिकायतें जो मिल रही हैं, जो कंप्लेंट्स मिल रहे हैं, उसको लेके सुलझाना था, उसको ख़त्म करना था। साथ ही साथ ऐसे मेजर्स लेके आने थे, ऐसे प्रोग्राम्स या काम लेके आने थे जिसके तहत जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, भले वो एजुकेशनली हो या किसी सोशली हो, तो उनको ऊपर उठाया जा सके, उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। और दूसरे काम भी दिया गया जिसमें था कि जो कास्ट नोटिफाइड है बैकवर्ड क्लासेस में उनका इंक्लूजन एक्सक्लूजन का भी काम था, मतलब उनको शामिल करना और उनको निकालना लिस्ट के अंदर से, वो भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का काम था। तो ये था आर्टिकल 16, जिसमें हमने आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 to लेकर 4 तक पढ़ा। फिर हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 16 के लिए अमेंडमेंट आया और उसके बाद आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में ए और बी करके 2 और क्लॉज जोड़े गए और उसमें अलग अलग बात की गई और वो बताया गया। तो ये यहाँ पे हमारा आज कंप्लीट हो गया आर्टिकल 16। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो, आपकी तरफ से कोई मशवरा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।